नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ रिसाराल्डा में एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे भी हैं। एक अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश के बाद रिसाराल्डा प्रांत में भूस्खलन हो गया। बस के साथ कुछ अन्य गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। बस कैली शहर से चोको प्रांत के कोंडोटो शहर जा रही थी, तभी प्यूब्लो रिको और सांता सेसिलिया के पास ये हादसा हो गया। हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि एक कार हादसे का शिकार हुई, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां रुक गईं। हादसे के बाद एक जीप, बस और मोटर बाइक यहां पर रुकी हुई थी। तभी अचानक से लैंडस्लाइड हुआ। मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि कोई भाग नहीं पाया। बस में 2 ड्राइवर के अलावा बड़ी संख्या में लोग सवार थे। महाराष्ट्र के पुणे में एक अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना पिंपरी चिंचवड़ इलाके के पंढारपुर नगर की है, जहां मंगलवार की सुबह अचानक अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में अगरबत्ती बनाने के ढेर सारे सामान होने के कारण आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर पाते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया और मौके पर पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम का फायर ब्रिगेड पहुंच गया। टीम ने सबसे पहले फैक्ट्री के पास एक स्कूल को एहतियात के तौर पर खाली करा लिया। इस स्कूल से 400 छात्रों और कर्मचारियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही धुएं का गुबार और लपटें देखी जा सकती थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उपखंड अधिकारी ऑफिस की पहली मंजिल में सुबह अचानक ही आग लग गई। वहीं बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी अंदर ही फंस गए। आग लगने की खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। आला अधिकारियों के साथ सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिविल डिफेंस की टीम ने बिल्डिंग में फंसे कर्मचारियों को रस्सी की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। 60वें सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान ये सभी कुछ देखने को मिला। कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बताया कि किसी भी आपदा के दौरान कैसे रेस्क्यू किया जाता है, इसको लेकर ये डेमो किया गया और लोगों को जानकारियां दी गयी। आज नागरिक सुरक्षा के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर और उसके साथ ही एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्डिंग अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, उसका भी एक डेमो यहाँ दिया गया। पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव पर कुछ दुश्मनों को कब्जा। उन्हें छुड़ाने के लिए इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन। दोनों देशों के सैनिकों की टुकड़ी को दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर ध्रुव से उतारा गया। सैनिक दबे पाव उनके घरों तक पहुंचे, जहां दुश्मन छिपे हुए थे। बम से दरवाजा उड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए और दुश्मनों को ढेर कर दिया। ये सब बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान हुआ। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास कर रही है। रेत के धोरों में छिपे दुश्मनों को इंटेलिजेंस की मदद से ढूंढने के साथ ही खत्म करने की प्रैक्टिस की जा रही है। इस दौरान कुछ मिनट में ही दुश्मन पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया गया। पिछले दिनों शुरू हुए इस युद्धाभ्यास को ऑस्ट्रो हिंद नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास में महिला सैनिक भी दमखम दिखा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला सैनिकों ने एक दूसरे को बताया कि युद्ध के मैदान में किस तरह कहर ढा सकते हैं। रामगढ़ के गांव-गांव में उत्पात मचा रहे हाथियों के झुंड ने मेहनतकश किसानों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल रामगढ़ के कूजू वन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कूजू के कुंदरिया टोला में डेरा जमाया है। वन विभाग और हाथी भगाओ दल लगातार हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर और टॉर्च की रोशनी से हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भगाया जा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मदमस्त हाथियों ने धान की फसल को भारी भरकम पाँव से बर्बाद
बर्बाद कर दिया। मेहनती किसान अपनी नजरों के सामने फसल की बर्बादी चुपचाप देखते रहे। हालांकि किसानों की गुहार पर वन विभाग का हाथी भगाओ दल मौके पर डट गया है, लेकिन गजराज की ताकत के आगे सब उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हाथी उनकी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही हाथी गांव में आकर घरों को भी तोड़ दे रहे हैं, जिससे वो बेघर हो जाते हैं। ग्रामीण वन विभाग से हाथी को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय युवा मामले, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को तमिलनाडु के थालमपुर में अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में गरुड़ एयरोस्पेस के नेतृत्व वाली ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। इस यात्रा के माध्यम से अगले 75 दिनों में देश के सभी 775 जिलों को कवर किया जाएगा। गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि हमारे पास 30 टीमें हैं जो इन 775 जिलों को उपकरण वैन के साथ कवर करेंगी। इनमें से प्रत्येक वैन में ड्रोन पायलट और प्रशिक्षक होंगे जो हर जिले में ड्रोन स्किलिंग और प्रशिक्षण सम्मेलनों की मेजबानी करेंगे। इस दौरान कॉलेजों और स्कूलों में कम से कम 2 सम्मेलन होंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के युवाओं के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मानना है कि जॉब के लिए ड्रोन, ऑटोमेशन, एआई या मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में कौशल बेहद उपयोगी है। मां जानकी की नगरी के 6 स्थानों की मिट्टी और राम जन्म भूमि की मिट्टी मिलाकर अयोध्या में 2.5 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई। नेपाल के जनकपुर धाम के मानस और बुलबम परिवार के 150 से ज्यादा लोगों ने अयोध्या में पहुंचकर कार सेवक पूरम में 7 जगहों की मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान अयोध्या पहुंचे मिथिला के लोगों ने अयोध्या और मिथिला के सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की बात कही। कार्यक्रम के आयोजक लल्लन ठाकुर ने कहा कि आगामी पीढ़ी मिथिला और अवध के संबंधों को जाने, उसके सांस्कृतिक संबंधों की धार्मिक मान्यता को समझे। इसीलिए समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मां जानकी के जन्म स्थान से लेकर 6 जगहों की मिथिला की मिट्टी लाई गई, जिसमें कमला नदी, विमला नदी, दूध की नदी, गिरजा स्थान, जानकी जी का प्राकट्य स्थल, जानकी मंदिर की मिट्टी और राम जन्मभूमि परिसर की मिट्टी को मिलाकर कुल 7 स्थानों की मिट्टी से 2.5 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई और अभिषेक किया गया। पेड़ मानवता के रक्षक होते हैं और जब इन रक्षकों पर संकट आता है तो इंसान भी पूरे जी जान से इनकी देखभाल में लग जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ के उत्तरी घाट का है, जहां घाट पर लगे पीपल के पेड़ को बचाने के लिए पूरा गांव सामने आ गया। सूखते हुए पेड़ को बचाने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और घाट पर स्नान करने वाले लोगों को गर्मी में छाया देता है, लेकिन सीढ़ी निर्माण के समय ढलाई करने वाले ठेकेदार ने पेड़ की परवाह नहीं करते हुए उसकी जड़ पर ही ढलाई कर दी, जिससे पेड़ अब सूखने लगा है। पीपल के पेड़ को सूखते देख स्थानीय लोगों ने चंदा करके ढलाई काटने वाली मशीन मंगाकर ढलाई को पेड़ के चारों तरफ से काट कर निकाला, ताकि पेड़ को पानी मिल सके और पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। गुस्सैल, जहरीले और बेहद फुर्तीले कोबरा कार बैतूल में दूसरा ही चेहरा देखने को मिला। यहाँ प्यास से बेहाल एक कोबरा बोतल से पानी पीता मिला है। शारदा नगर इलाके में जब एक परिवार को घर के आंगन में गोबर के उपलों के नीचे फुफकार सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत सर्पमित्र को बुलवाया। जब सर्पमित्र ने उपले हटाए तो नीचे जहरीला कोबरा नजर आया। आमतौर पर कोबरा अपने बचाव में हमलावर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कोबरा बेहद सुस्त और भूखा प्यासा दिख रहा था। सर्पमित्र ने कोबरा की हालत को भांप लिया और सबसे पहले उसे बोतल से पानी पिलाया। कोबरा इतना प्यासा था कि वो भी बोतल से पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद सर्पमित्र ने कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, जिसमें सौगात, भेंट या दहेज कह लीजिए
कीमती जेवरात और तामझाम के तमाम सामान उपहार में दिए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये शादी बेहद अनोखी है। यहाँ 101 पौधों के साथ एक बेटी को ससुराल विदा किया गया। शादी में शिरकत करने आए मेहमानों को भी रिटर्न गिफ्ट के रूप में पौधे मिले, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान चरामिति फाउंडेशन का है, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। फाउंडेशन की तरफ से 100 से अधिक वैवाहिक कार्यक्रमों में पौधे गिफ्ट किए गए, जिसके माध्यम से ज्यादा पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। फाउंडेशन के सदस्य का कहना है कि ये बेहद जरूरी है कि पर्यावरण को लेकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, जिससे इसे गंभीरता से लिया जा सके। G20 में शामिल दुनिया के 29 देशों के शेरपा और राजनयिकों के सामने विश्व की सबसे लंबी पगड़ी को बांधकर राजस्थान की अनूठी संस्कृति का परिचय दिया गया। उदयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस के मानक चौक में इस नजारे को देख विदेशी मेहमान दंग रह गए। उनके लिए ये आकर्षक का केंद्र बना रहा। दरअसल बीकानेर के पवन व्यास ने साथी लोकेश व्यास के सिर पर 478.5 मीटर लंबी पगड़ी बांधकर बताया कि 20 किलो वजनी और केसरिया रंग की इस पगड़ी को बांधने में करीब आधे घंटे का समय लगा। करीब 60 पगड़ियों के कपड़े को मिलाकर इसे तैयार किया गया था। शुरू में जब पवन ने पगड़ी बांधना चालू किया तो किसी का ध्यान उन पर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सिर पर पगड़ी का आकार बड़ा होता गया तो वहाँ मौजूद शेरपा राजनयिक भी आकर्षित होते गए। दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले देशों के मेहमान दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी पहने व्यक्ति के साथ फोटो लेने से खुद को नहीं रोक पाए। उनके साथ आए सैकड़ों आला अधिकारियों ने भी इस नजारे को देखा। पवन व्यास के नाम दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज है, तो दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ओडिशा के कंधमाल जिले में पुलिस के सहयोग से आत्मसमर्पण करने वाली 2 महिला नक्सलियों की शादी हो गई। खबरों के मुताबिक सपनेता पतामाझी उर्फ नंदिनी और फूलबती उसेंडी उर्फ करुणा ने पुलिस कर्मियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अपनी पसंद के जीवन साथी से शादी की। सपनेता पटामाझी ने 2019 में कंधमाल एसपी के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले 1.5 साल से अधिक समय तक माओवादियों के साथ काम किया था। इसी तरह फूलबती उसेंडी ने वामपंथी उग्रवाद छोड़ दिया और 13 साल तक माओवादियों के साथ काम करने के बाद 2021 में डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। राज्य पुलिस ने सरकारी योजनाओं के अनुसार नंदिनी और करुणा दोनों का पुनर्वास किया था, जिसके बाद दोनों ने अब विवाह कर नए जीवन की शुरुआत की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सबने नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया और नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती मंदिर में ब्राजील से आए 22 श्रद्धालुओं ने को गजमालाओं और चांदी के नागबरन से श्रृंगार किया गया। महामंगला आरती के दौरान दीप और धूप का प्रसाद चढ़ाया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव शंभू शंकर से गुंजायमान हो उठा। इस विशेष मौके पर ब्राजील से आए श्रद्धालु बड़े ही खुश दिखाई दिए। वहीं कालाहस्तीश्वर मंदिर के एक पदाधिकारी ने कहा कि वो ब्राजील से आए भक्तों का स्वागत करते हुए प्रसन्न है। कुछ दिन पहले कई दूसरे देशों से भी भक्त आए थे। ब्राजील के भक्तों ने यहाँ विशेष पूजा की। वो हमारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए। आधुनिकता की दौड़ में विलुप्त हो रही बैगा समुदाय की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मंडला जिले की बिछिया के वनग्राम भानपुर खेड़ा में बैगा जनजाति कर्मा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पूरे मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के लोग इकट्ठा हुए। महोत्सव में आधुनिक बैगा जनजाति की परंपरा को बचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैगा जनजाति के इस आयोजन में मंडला कलेक्टर हर्षिका भी शामिल हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने जनजाति बैगाओं के परंपरागत परिधान धारण किए और उनका मनोबल भी बढ़ाया। कलेक्टर उनकी परंपरागत वेशभूषा में ही उनके साथ बैठकर उनका पारंपरिक भोजन भी कर रही थी। कलेक्टर हर्षिका पूरे समय बैगाओं की संस्कृति में रंगी हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैगा जनजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशासन तत्पर है।
सांस्कृतिक आयोजन जो है हमारे बैगा समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया था और इस आयोजन में इन्होंने हमें आमंत्रित भी किया था। समाज का कार्यक्रम था। पिछले वर्ष भी इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका मिला था और जब उन्होंने आग्रह किया तो मन में ये बात आई कि यहाँ पर जरूर चलना चाहिए। बाबा नगरी काशी एक बार फिर अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। दरअसल काशी में 9 से 12 दिसंबर तक एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें देश के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलाओं की प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही टूरिस्ट कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि काशी में होने वाले इस आयोजन में 6 देशों के मेहमान भी शामिल होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के सहयोग से काशी को शंघाई देशों की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए काशी को दुनिया के पटल पर नई पहचान देने की कोशिश में जुटी है। इसी के तहत 4 दिवसीय ट्रैवल राइटर, ब्लॉगर और हस्तशिल्प कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हस्तशिल्प कलाकार शामिल होंगे। इस आयोजन से भारत के हस्तशिल्प कला उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं काशी में पर्यटन उद्योग को भी नई उड़ान मिलेगी। बोकारो में दलाही बुलबुला कुंड अनोखा है। जलकुंड सदियों से लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बोकारो से करीब 27 किलोमीटर दूर जरीडी प्रखंड के गंजडी गांव में ये कुंड है। यहाँ ताली बजाते ही कुंड से पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसमें एक बार नहा लेने से कभी कोई चर्म रोग नहीं होता है। वहीं कुंड के पास एक मंदिर भी है, जहां पूजा अर्चना करने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कुंड की खासियत है यहाँ सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी निकलता है। इस अनोखे कुंड में नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कुंड पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि आखिर यहाँ पानी आता कहाँ से है, लेकिन आज तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। इस कुंड को दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय का पानी एकदम साफ है और ये औषधीय गुण से भरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्थल को सरकार पर्यटक स्थल घोषित करे। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रैंप पर फैशन की छटा बिखेरते हुए मॉडल्स आधुनिक ड्रेस में ये लोगों का दिल जीत रहे हैं और अपने कैटवॉक से सबको चौंका रहे हैं। पौराणिक मेले में फैशन का जलवा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। यही तो हमारी संस्कृति की खूबी है, जो हर कल्चर को अपने आप में समेट लेती है। अनेकता में एकता को समेटे सोनपुर मेले के मंच पर लोकगीत, भजन, हिंदी फिल्मी गाने, नृत्य, कॉमेडी शो के बाद फैशन शो ने धमाल मचाया। रैंप पर जब सजे धजे मॉडल्स उतरे तो लोग उन्हें देखते रह गए। दरअसल विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के सूचना, जनसंपर्क एवं पर्यटन विभाग के मंच पर फैशन का जलवा देखने को मिला। पटना के NIFT के छात्र छात्रा इस फैशन शो में शामिल हुए। इसके लिए खास तौर से पर्यटक विभाग के मंच पर तैयारी की गई थी। फैशन शो के अनुरूप ही लाइट और म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई थी। पूरा पंडाल तो खचाखच भरा हुआ ही था। बांका के मंडल कारा में करीब 1000 कैदी हैं, लेकिन कैदियों की भारी संख्या जेल प्रबंधन के लिए बोझ नहीं है, बल्कि इनके आचार विचार में परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 साल से जेल प्रबंधन और खासकर जेल अधीक्षक प्रयास से जेल के अंदर अपनी उम्मीद नाम के एक रेडियो स्टेशन को संचालित किया जा रहा है, जो कैदियों को हर तरह से शांत रखने में कामयाब साबित हो रहा है। इसमें सुबह प्रार्थना से शुरू होकर भजन, मनोरंजन के कार्यक्रम और बौद्धिक जानकारी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जेल अधीक्षक ने अपने करीब 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। वहीं जेल के अंदर इच्छुक कैदियों को रोजगार को लेकर प्रशिक्षण, पढ़ाई, मनोरंजन और खेल कूद भी सिखाई जा रही है। इससे कैदियों के बीच होने वाली मारपीट की घटना भी कम हो गई है। वहीं जेल चिकित्सक संजय कुमार सुमन की माने तो उम्मीद रेडियो स्टेशन शुरू होने के बाद कैदियों के स्वभाव में बहुत बदलाव होने के साथ ही कैदियों के मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने के लिए शहर के पालिका स्टेडियम में स्पोर्ट्स हब कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। करोड़ों की लागत से बने इस विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 तरह के इंडोर गेम खेले जाएंगे। यहाँ खिलाड़ियों की हर सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसे प्रदेश का सबसे बेहतर इंडोर स्टेडियम माना जा रहा है।
9 दिसंबर को स्टेडियम का उद्घाटन होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर साल 1000 खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 7 सदस्यों की कमेटी तैयार की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर 1000 खिलाड़ियों का चयन करेगी। अब तक 300 से ज्यादा लोगों के आवेदन इसके लिए आ चुके हैं। स्टेडियम के संचालनकर्ता ने बताया कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास हर गेम में, बहुत से गेम में 3, किसी में 2, लेकिन मिनिमम हर गेम में 1 प्रशिक्षक जरूर है। इस प्रकार हमारे पास 26 NIS क्वालिफाइड कोच हैं, जिनकी चयन की प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत ही रिगरस की गई थी। अब उन्हीं कोचेस के द्वारा जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको ट्रेन किया जाएगा। दिसंबर शुरू होते ही सर्दी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह अब ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ों में तो तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों ठंड की चपेट में है। घाटी में रोजाना सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे मनाली और इसके आसपास के इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि अब घाटी में बहने वाले नदी नाले भी जमने लगे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव के सहारा ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक तापमान माइनस में जाने से सड़क पर पानी जम जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें तो सर बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक। पूरा बर्फ ही जम जाता है, पूरा आइस। और शाम के टाइम तो पता नहीं चलता है, जब गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि पानी है और वो पूरा आइस जमा होता है, तो इसमें तो बहुत रिस्की है सर। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।